लोग आपके मुंह में घी शक्कर। तो तिवारी जी, आपने पूरी डिबेट में अभी आपने तीनों एक्सपर्ट्स को अभी आपने सुना, तो आप इसमें क्या जोड़ना चाहेंगे? ये चीज़ तो ये है कि आदमपाल जी ने जो बात कहा, ईरान ईरान के साथ जो सबसे बड़ी प्लस पॉइंट रहा, या दुनिया के पैमाने पर जो भी देश हो, अगर देश की जनता सरकार के साथ खड़ी रहती है, खड़ी हो जाती है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है और वो जीत का पुख्ता आधार बनता है। और वो चीज़ हम लोगों ने देखा, अंदर देश के अंदर संघर्ष होता रहता है, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन वहाँ एकजुटता के साथ, जैसे कभी भारत में भी हुआ करता था, ऐसा था तो पूरी ये सारी पार्टियां सब लोग एकजुट होकर खड़े हो जाते थे। या इवन अभी जो अपना अपना पिछला हुआ था, और तो अपना सरकार के साथ सब लोग खड़े हुए, सब लोग जान रहे थे कि ये मामला झूठ है, ब्लफ है, लेकिन सब लोग खड़े हुए। तो ये तो है कि इसमें ईरान की नैतिक जीत तो 200% हो चुकी है। बाकी और भी जीत का अपना जहां तक सवाल है तो सामने दिखाई पड़ रहा है, और इतना तो स्पष्ट है कि दुनिया के नक्शे पर ईरान सत्ता संतुलन का एक बड़ा केंद्र बनकर के उभरा है। और जो फिरोज भाई कह रहे हैं कि ट्रंप जा रहे हैं, नेतन्याहू जा रहे हैं, तो सवाल है कि वहां पर किसी व्यक्ति के जाने का, किसी की पार्टी के जाने का नहीं है। ये तो चले जाएंगे, जो दूसरे लोग आएंगे वो भी इनसे कोई बहुत अलग हमको उनका चरित्र नहीं दिखाई पड़ा। हाँ ठीक है, 19-20 का अपना फर्क होगा, लेकिन इनकी तो जो मूल आधार है, इनका जो सृष्टि बीज है, वही है, विनाश के ऊपर खड़ा हुआ है। अगर ये हथियारों का धंधा न करे, हथियार न बनाए, और दुनिया में अगर युद्ध न हो, तो ये तो मर जाएंगे, बेमौत मर जाएंगे। उनको अपने अस्तित्व के लिए जरूरी है कि वो खुद युद्ध का सामान मुहैया कराते रहे, और दुनिया में युद्ध कहीं न कहीं पर अपना युद्ध चलता रहे। तो ये कुल जोड़ा करके अभी फिलहाल इतना निश्चित है कि अमेरिका इससे निकलना चाहता है, या ट्रंप इससे निकलना चाहते हैं। सदन उनको कतई इसके लिए परमिशन नहीं देता है, और आज की तारीख में भी सदन उनको जब तक परमिशन नहीं देगा तब तक वो युद्ध की तो घोषणा हो नहीं सकती है, युद्ध की घोषणा है नहीं। तो ये जो वहां फंस गए हैं, और अब ट्रंप अच्छी तरह समझ गए हैं कि नेतन्याहू के बल पर, नेतन्याहू के कहने पर, नेतन्याहू के साजिश का वो शिकार हो गए हैं, और वो बुरी तरीके से यहाँ जो फंसे हैं, इससे वो कैसे निकले, इनको उसका रास्ता नहीं मिल रहा है। अब देखिए, उसी रास्ते की ही तलाश है, और निश्चित रूप से वह रास्ता तभी निकलेगा जब वो पूर्णतः ईरान के सामने समर्पण कर दें, क्योंकि अब ईरान को इससे कम पर कोई उसको नहीं है, और इजराइल को यह बात कतई स्वीकार नहीं होगी, कतई गवारा नहीं होगी, क्योंकि ईरान का ये इजराइल का अस्तित्व ही ये है कि ईरान में ये कमजोर रहे, या वो नक्शे से बाहर हो जाए। जी सर। जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मैं व्यास जी आपके पास आता हूँ। हम लोग एंटी इम्पीरियलिस्ट विचार के लोग हैं, हम लोग एंटी ट्रंप, एंटी नेतन्याहू विचार के लोग हैं, इसलिए बहुत सारी एनालिसिस जो है वो हम लोगों की मतलब होती है। आप जो है वो ज्यादा बैलेंस्ड तरीके से सब चीजों के ऊपर अपना राय आप रखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो बातचीत है, ये बातचीत इसी तरीके के हाँ ना के साथ में, धमकाने चमकाने के साथ में, कभी नरम कभी गरम के तौर पर ऐसे ही चलती रहेगी, और शांति जो है वो बनी रहेगी? कोई मेजर एक तरीके से फिर युद्ध की स्थिति नहीं बनेगी? इसके लिए आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? मतलब आप ऑप्टिमिस्टिक हैं क्या, या आपको लगता है कि जो भी कुछ हो जाए फाइनली फिर जो है युद्ध में जाएंगे दोनों देश? जी जी, डॉक्टर सुनीलम, आपको और आपके सभी विद्वान पैनलिस्ट को बहुत बहुत नमस्कार। काफ़ी अच्छी बातें हुई, और स्वाभाविक सी बात है कि अगर बुद्धिजीवियों के स्तर पर विचारों का बम्बार्डमेंट होता है तो उसका भी असर पड़ता है, और बुद्धिजीवी अपने ढंग से चीज़ों का विश्लेषण करते हैं। साम्राज्यवाद एक ऐसी शक्ति तो है ही जिसका विरोध किया जाना चाहिए, और मैं समझता हूँ जो भी समझदार लोग हैं निश्चित तौर से जनता के पक्ष में खड़े होंगे, और साम्राज्यवाद का और पूंजीवाद का भी विरोध करेंगे, जो मनुष्य को बिल्कुल बौना बना देता है, मनुष्य को कठपुतली बना देता है। अब मैं फोकस करूंगा, ये जो बातचीत चल रही है, पहली बात तो ये है कि मैं मार्केट के व्यू पॉइंट से देखूं तो मार्केट का मानना ये है कि जो एमओयू इस्लामाबाद एमओयू का नाम दिया गया है, वो जो हुआ है वह परमानेंट पीस की ओर जाएगा। और मार्केट दो चीज़ों की ओर इशारा कर, पहला कह रहा है कि फ्री वार के
मतलब लड़ाई के पहले कुल 100 शिप्स निकला करते थे हुर्मुज से। अब वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, 34 शिप्स निकलना शुरू हो गए हैं। इसलिए वो मानता है कि उन शिप्स का निकलना साबित करता है कि दोनों पक्ष चाहते हैं कि शांति हो। और दूसरा जो फैक्टर मार्केट कह रहा है वो ये कह रहा है कि क्रूड ऑयल का जो दाम है वो नीचे चला जा रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल का दाम तभी नीचे जाएगा जब मार्केट को लगेगा कि चीजें सामान्य होने जा रही। ये तो मार्केट की बात हो गई। अभी जो बातचीत चल रही है, पाशा साहब ने कहा बातचीत नहीं हो रही है, में जो खबरें हैं कि बातचीत हो रही है, और लेकिन ये लो लेवल की बातचीत हो रही है और इनडायरेक्ट बात हो रही है। काजिम गरीबाबादी नाम के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, वे गए हुए हैं और वे जो है सो चर्चा किया उन्होंने। वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर कतर के, दोहा में जो बात हो रही है, उनके साथ उन्होंने अपनी बातें बता दी हैं। और कल कुशनर और जो विटकॉफ है उसने उन्हीं प्रधानमंत्री के साथ अमेरिका के स्टैंड को स्पष्ट किया हुआ था। महत्वपूर्ण ये हो गया है कि ये जो भी बातचीत चल रही है टेक्निकल टॉक्स, हमें थोड़ा समझौता और टेक्निकल टॉक के बीच का अंतर समझना चाहिए। इस्लामाबाद एमओयू में क्या क्या होना है, कितने आर्टिकल्स जो दिए गए उसके हिसाब से कार्रवाई होनी है, उसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए ये टेक्निकल टॉक्स हो रहे हैं। क्योंकि एमओयू का पर्पज होता है एक इंटेंशन स्पष्ट कर देना। इंटेंशन दोनों साइड से स्पष्ट हुआ कि यह होना है, लेकिन कैसे होना है इसी के लिए 60 दिनों के अंदर ये टेक्निकल टॉक होना है। और स्वाभाविक सी बात है कि चूंकि खुमैनी साहब का जो फ्यूनरल का जो प्रोसेस है, जो 3 तारीख से शुरू होने वाला है, फटने चढ़ने के जो उसके बड़े नेता है नहीं जाएंगे। अब क्यों ये दिन तय हुआ, किसने तय किया, ये तो लोग जाने। महत्वपूर्ण बात जो मैं कहने वाला था कि वो ये है कि जो चीफ निगोशिएटर ईरान साइड के हैं, मोहम्मद बगीर गलीबाफ साहब, जो स्पीकर हैं, उन्होंने कहा है कि 5 जो आर्टिकल्स हैं एमओयू के, उन्हें अगर वे आर्टिकल्स सबसे पहले पूरे किए जाएंगे तो प्री रिक्विजिट कहते हैं, यानी वह शर्तें हैं कि बात तभी आगे बढ़ेगी जब इन 5 आर्टिकल्स को पूरा किया जाए। क्या है 5 आर्टिकल? इसमें आर्टिकल 1, 4, 5, 10 और 11 की बात की गई है। 1 कहता है कि सारे फ्रंट पर लड़ाई बंद होनी चाहिए, लेकिन लेबनान फ्रंट पर बंद नहीं हुआ। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि पहले ही आर्टिकल के अनुसार अगर लड़ाई सारे फ्रंट्स पर बंद नहीं हुई है तो बातचीत टेक्निकल टॉक आगे कैसे बढ़ेगी। जो चौथा आर्टिकल है वो ये है कि यूएस जो है सो अपना नेवल ब्लॉकेड उठा लेगा जो किए हुए है, और ईरान जो है सो होर्मुज में प्री वार लेवल तक जो वेसल जाते हैं, जो जहाज जाते हैं, उस ट्रैफिक को पूरा करेगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही यूएस कह रहा हो, ईरान का मानना है कि हमने ब्लॉकेड हटा लिया है, लेकिन उसके जहाज, उसके जंगी जहाज उस इलाके में घूम रहे हैं। तो ऐसी दशा में स्वाभाविक सी बात है कि होर्मुज से भी जो प्री वार लेवल की बात आ रही है कि सारे जहाज जाने चाहिए, ईरान को आपत्ति है। कहा कि अगर आप पूरी तरह से अपने जंगी जहाज उस इलाके से हटा लीजिए। तो ये चौथा आर्टिकल है, इसको कहते हैं कि पूरा होना चाहिए। आर्टिकल 5वां है जिसमें कहा गया है कि ईरान एग्रीज टू अरेंज पैसेज थ्रू द स्ट्रेट विदाउट टॉल्स फॉर 60 डेज। ईरान का कहना हम तो टॉल ले ही नहीं रहे, हम तो वॉलंटरी फी ले रहे हैं, इसलिए टॉल की बात तो आनी नहीं चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि आई एम नॉट चार्जिंग टॉल। और ओमान ने भी कहा हुआ कि भाई हम तो फीस की बात करते हैं, क्योंकि जो भी हमारा मैनेजमेंट पे खर्चा लगता है उस फी की बात करते हैं। तो इस बात पे तो निगोशिएशन होकर के तय हो जाना चाहिए कि टॉल किसको कहते हैं, फी किसको कहते हैं। दरअसल मैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का विद्यार्थी हूँ, मेरे यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फी डिफाइंड है और हमारे यहाँ पे टॉल भी डिफाइंड है कि हम किसको टॉल कहेंगे, फी कहेंगे। हो सकता है कि इन लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा। जो आर्टिकल 10वां है वो है कि यूएस को जो है सो ईरानियन एक्सपोर्ट जो ऑयल का होना है उस पर से जो सैंक्शन है उस सैंक्शन को खत्म करना पड़ेगा। तो हालांकि यूएस ट्रेजरी ने 60 दिनों के लिए हटा दिया है, लेकिन शायद कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पेमेंट को लेकर के दिक्कत हो रही होगी, इस पर भी वो कहते हैं चर्चा होनी चाहिए। और जो 11वां आर्टिकल है वो यही है कि जो फ्रोजन, जो उन्होंने सैंक्शन के वजह से जो ईरान के एसेट्स को सीज किया हुआ जगह जगह, जो फ्रीज कर दिया हुआ है, उसको रिलीज करने की बात है। कतर से भी हमारे विद्वान पैनलिस्ट ने कहा कि $6 बिलियन, चूंकि ईरान की ओर से खबर आई है कि $6 बिलियन देने के लिए कतर सहमत हो गया है। बट कतर यूएसए से पूछ रहा है कि हम ये दें कि नहीं दें।
वैसी दशा में जब तक ये फ्रोजन जो एसिड्स हैं ईरान के, गलीबाफ कहते हैं कि अगर इसको आप नहीं दीजिएगा, नहीं 4-5 जो आर्टिकल्स हैं, अगर इसको पूरी तरह से पूरा नहीं किया जाएगा तो टेक्निकल टॉक को आगे बढ़ाने का कोई मकसद नहीं होता। मुझे लगता है कि पार्टीज को एक दूसरे पे अविश्वास है। हम लोगों ने इस पर कई बार चर्चा किया है कि अविश्वास है, अविश्वास होना भी चाहिए, क्योंकि ईरान के ऊपर हमला हुआ है तो उससे तो अविश्वास करने का हक है। और अमेरिका जो ट्रम्प के बारे में जो बातें हो रही हैं, स्वाभाविक सी बात है कि अब उनकी कितनी बातों को गंभीरता से दुनिया लेती है या नहीं लेती है, हम सभी समझ रहे हैं। कभी वो तो उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के बीच की लड़ाई भी बंद करवा दिया था, और यहाँ हमारी सरकार कहती है कि नहीं, हमने तो अपने मन से डीजीएमओस के से आया था। तो वो तो कहते रहते, तो दुनिया में पता नहीं कितनी लड़ाइयां बंद कराते रहते, तो उनकी बात को लोग गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन अगर ट्रम्प का ये कहना है कि हमने बर्बाद कर देंगे, तो ईरान भी अपनी तैयारी किए हुए होगा। तो यही अविश्वास के लक्षण है कि आप दोस्ती करोगे तो गाली कैसे दोगे? अगर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो तो हाथ में छुरा तो लेकर के बढ़ाओगे नहीं। तो मुझे लगता है कि जो अविश्वास की भावना है, अविश्वास की भावना चलती रहेगी। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में चाहे ट्रम्प रहें या न रहें, चाहे जैसा कि तिवारी जी ने भी कहा, या नेतन्याहू रहें या नहीं रहें, ये संबंध उस तरीके से नहीं चलेंगे जैसे संबंध, हालांकि 2015 में जो समझौता हुआ था ईरान और अमेरिका के बीच में, वो समझौते को ट्रम्प ने तोड़ दिया। तो कौन जानता है कि आने वाले अगर ज्यादा हॉक हो गए तो वे ट्रम्प के भी समझौते से भयानक समझौता करना चाहेंगे। सुनते हैं कि रूबियो जो है सो चुनाव लड़ने वाला है प्रेसिडेंट का रिपब्लिकन पार्टी की ओर से, शायद वांस भी कंटेंडर है, उसमें से किसको प्राइमरीज में वोट मिलता है नहीं मिलता है डिपेंड करेगा। और डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से कौन है, तो एओसी का नाम आ रहा था, वो एओसी तो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है। अब कितना एस्टेब्लिशमेंट वाले सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं मानता हूं कि चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी हो चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो, दोनों प्रो इजराइल पार्टियां हैं, और वे निश्चित तौर से मिडिल ईस्ट में अपने वर्चस्व को खत्म करना नहीं चाहेंगी। इसलिए स्थितियों में बहुत फर्क आएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन शांति हो, ये दुनिया के लिए अच्छा है, क्योंकि हुर्मुज से जहाज गुजरे तेल लेकर के 20% जो एक्सपोर्ट होता है, सबको फायदा उससे होगा। इसलिए दुनिया भी चाहती है, और मुझे लगता है कि ट्रैक 2 यानी पीछे से भी कोशिश हो रही होगी कि टेक्निकल टॉक भी सफल हो जाए और कुछ समय के लिए सही शांति स्थापित हो जाए। जी मैं एक पॉइंट, बहुत बहुत शुक्रिया जी मैं एक पॉइंट बोलना चाहता था। देखिए, ये मैं जब कहा कि ये जाने के लिए तैयार नहीं है, वहाँ गए भी तो उन्होंने कतारी फॉरेन मिनिस्टर से पूछे कि हम क्यों आए यहाँ, हम आके मध्यस्थता जो आप कर रहे हैं किस चीज पे बात कर रहे हैं हम। तो उन्होंने कहा कि जो ओवैसी जी डिटेल से बताए आर्टिकल बाय आर्टिकल, वो ईरानियन पूछने लगे कि क्या आपको इतनी भी समझ नहीं है कि अमेरिका उल्लंघन कर रहा है ये सब आर्टिकल का, कि टेक्निकल बातचीत भी करके क्या फायदा है, बोल के वो वहीं से शुरू करे। वो ईरानी डेलीगेट या ईरान जाने से पहले भी उन्होंने कहा कि यहाँ जाने का कोई मतलब नहीं। खालिबाफ भी कहा, रांची भी कहा कि जाने का क्या मतलब है। बार बार जब अमेरिका बोलता है बातचीत होगी तो हम चले जाएंगे, हम उनके क्या क्लाइंट स्टेट है, पिट्टू हैं, पहले उनको इम्प्लीमेंट करने दीजिए, बाद में हम सोचेंगे जाना है नहीं। अगर वो जंग के लिए तैयार है तो हम भी तैयार हैं। मतलब वो बैकग्राउंड से मैं बोल रहा था कि कोई फायदा नहीं होगा। अब बातचीत भी अगर होगी दोहा में तो ईरान वाले कुछ देने के लिए तैयार नहीं है, पहले बोलेंगे कि आप इम्प्लीमेंट करो जो आप मान लिए हैं हमारे साथ। तो कतार को ये मसला हो गया, पाकिस्तान को भी यही मसला हुआ था, उन्होंने कुछ डिलीवर करने के लिए तैयार ही नहीं, क्योंकि वो खुद अजूर्द हैं कि हमारी बात अमेरिका ठुकरा दिया और हम एक्सपोज हो गए हैं बोल के। बोथ ऑफ देम, कतार एंड पाकिस्तान आर एक्सपोज बिकॉज ऑफ अमेरिकन डुप्लिसिटी। अमेरिका जो भी एग्रीमेंट साइन करता है वो टिकता नहीं है, इजराइल की तरह। या दोनों भी एक दूसरे से सीखे हैं और पूरी दुनिया को धोखा दे रहे हैं, और ईरान इस धोखे में फंसने वाला नहीं है। जी, मुझे लगता है कि यही अंतिम टिप्पणी आपकी एकदम सटीक है, और हम उम्मीद तो यही करते हैं, कामना भी हम लोग ये करते हैं कि शांति के लिए तो MOU जो है उसके अंदर जो भी शर्तें तय हुई हैं उनका पालन अमेरिका करे, लेकिन नहीं कर रहा है।
तो बेटर सेंस में प्रिवेल और शुड प्रिवेल, ये इसी के लिए हम लोग दुआ कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक स्थिति नहीं है। फिलहाल जो है वो एक जो शांति फिलहाल बनी है वो बहुत लंबे समय तक कायम रह पाएगी, इसके ऊपर भी तमाम सारे प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। हम लोगों ने लगातार बहुजन संवाद में इसके ऊपर चर्चा की है ताकि हमारे दर्शकों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग पूरे तरीके से बन सके। और हम लोग जब कहते हैं एंटी इंपीरियलिस्ट फोर्सेस की ताकत की जरूरत है, तो उसके पीछे क्या कारण रहते हैं ये भी लोगों को समझ में आए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी पैनलिस्टों का समय देने के लिए, और दर्शकों से अपील की आप इसे शेयर करें ताकि ये पर्सपेक्टिव, ये डिबेट अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पाशा जी, मैनी व्यास जी, फिरोज मीठी बोरवाला जी, आदम पाल साहब।